कीर्तिनिधि भाई, रघुराज प्रताप सिंह के इस रुख से समाजवादी पार्टी को कितना लाभ मिलता देख रहे हैं आप? आज जो मतदान हुआ उसमें, क्योंकि उनका इलाका तो आज ही है वोट में। जी रघुराज प्रताप सिंह राजा भी तो भारत के गृह मंत्री से भी मिले, जिसकी स्वीकारोक्ति भी उन्होंने दिया, तमाम इंटरव्यू में कहा भी कि हमारी मुलाकात हुई। अच्छी बात। समर्थकों से एक बार उन्होंने कहा भी कि अपने अपने मन से मतदान करिए, लेकिन स्थितियां जहां से बिगड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर की नेता ने कहा कि कौन सा राजा, कहां का राजा, अब राजा ईवीएम से पैदा। इससे जनसत्ता दल के मतदाताओं में जो आक्रोश आया, उससे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए और निश्चित रूप से प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मदद मिलेगी और दोनों सीट जीतने में जनसत्ता दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। आलोक वर्मा जी, रघुराज प्रताप सिंह के मसले को हैंडल विद केयर नहीं रखा गया क्या? एक और दूसरा प्रश्न, क्या प्रतापगढ़ और कौशाम्बी इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने पड़े हैं राजा भैया के रुख के चलते, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हीट वेव? जी तंत्र है उसमें राजा जो है जनता के वोट से तय होता है, ईवीएम से तय होता है। और पिछली बार जो इन सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, जिन 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें 13 सीटें हम जीते थे, केवल रायबरेली हम हारे थे। तो जाहिर सी बात है कि 2019 में हमारी ताकत मजबूत थी और उसके बाद 5 साल हो चुके हैं। आज मोदी जी एक बड़ा व्यक्तित्व बन चुके हैं, 2014 में थे, 2019 में थे, लेकिन पिछले 10 सालों का काम एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व है जिसकी कोई निगेटिव इमेज नहीं बनी है। साफ हर किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहरी इलाके में चले जाइए। नहीं आलोक जी, मोदी जी की बात नहीं की मैंने पूछा रघुराज प्रताप के इस रुख से। मैं बहुत से पर्सनैलिटी ओरिएंटेड आज बहस करना चाहता हूँ, बड़ी बात नहीं। मोदी जी की बात तो हर उसमें करी। मैं समझना चाह रहा हूँ प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में रघुराज प्रताप ने जो रुख लिया, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान, कितनी असुविधा? राजा साहब ने कहा है कि सब अपने अपने हिसाब से वोट दीजिए जी। मुझे लगता है कौशाम्बी में भी और प्रतापगढ़ में भी, जैसे पिछली बार वोटिंग हुई थी 2019 में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां के वोटर खड़े थे, इस बार भी खड़े होंगे। मुझे कहीं कोई शक नजर नहीं आ रहा है जी। ठीक, विवेक नारायण मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि इस बार स्टेक आपका ज्यादा बड़ा है अमेठी और रायबरेली में? क्योंकि अमेठी में ये दूसरा अवसर आ जाएगा अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया, और रायबरेली में अगर कहीं कोई दुर्घटना घट गई तो समझ लीजिए फिर सब कुछ ही डूब जाएगा। नहीं, फिर तो उत्तर प्रदेश छूटे ही समझिए। नहीं अमिताभ जी, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है जी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में छूटेगा। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई और आज़ादी के देश के निर्माण में निभाई, तो मैदान छोड़ने वाली सी बात कोई नहीं है, ना उत्तर प्रदेश छूटेगा। और पहली बात तो यह है कि रायबरेली में हम जीतने जा रहे हैं। रायबरेली शुरू से पहले दिन से बात है वहाँ पे कि वो देश के प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है रायबरेली, तो हम वहाँ जीत रहे हैं। और बात आप अगर करें कि छोड़ने की या वहाँ पे जाने की, तो आप देखिए कि बनारस की सीट पे जिस तरीके से 12 मुख्यमंत्री नामांकन में गए या वो गए, उसके मुकाबले तो रायबरेली में अगर हमारे नेता पहुँच जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। जब वहाँ नामांकन में जब इतने देश के मजबूत नेता कहे जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नामांकन कर रहे हैं, पूरा संगठन वहाँ पे था, 12 मुख्यमंत्री वहाँ पे थे और सारे सहयोगी दल वहाँ पे थे, तो इतना बड़ा जमावड़ा जो शो ऑफ वहाँ पे किया गया वो कर सकते हैं। तो राहुल गांधी तो मात्र एक सांसद हैं, विपक्ष के हैं, तो वो अगर उनके वहाँ पे भूपेश जी पहुँच गए, अशोक गहलोत जी पहुँच गए, या हमारी पूरी ताकत अब उसके बाद हम और कहीं लगाएंगे नहीं पूरे देश में, तो ऐसा नहीं है।
वहां पे चूंकि राहुल जी की बात थी, सब लोग गए। अब उसके बाद वहां उनका चुनाव आज हो गया मतदान, उसके बाद सारे लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे जहां मतदान बाकी रह गया। जी बिल्कुल और जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, और राजा प्रताप जी, आपने राजा भैया की बात करी, तो देखिए राजा भैया की थोड़ा मैं आपके बगैर पूछे कह रहा हूँ ये कि आज वो एक स्वाभिमानी नेता हैं और उनका अपना एक अस्तित्व है। आज वो किसी के दाब में या उसमें नहीं आए। जो उन्होंने बातें कही थी, संभवतः वो भाजपा के हाईकमान ने नहीं उन पर गौर किया होगा, उसी की वजह से आज ये रुख हो रहा है, जिसका निश्चित तौर पे भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन को लाभ होने जा रहा है। जी ठीक है, और इन 2 सीटों पर तो खुला हुआ है फायदा। जी ठीक बात है, कौशाम्बी और ठीक है, स्वाभाविक है विपक्षी गठबंधन रघुराज प्रताप सिंह के को धन्यवाद भी देगी और सराहना भी करेगी, ये स्वाभाविक बेस में कोई बड़े बात नहीं। विवेक जी ने 2 बातें कही, उसमें मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, फिर बहस आगे ले जाऊंगा। मसला ये नहीं कि आपके नामांकन में कितने मुख्यमंत्री आए, जिसके पास जितने होंगे उतने ही आएंगे। नामांकन में जिसके पास विवेक जी अपने नामांकन में जिसके पास अच्छे लोग होते, बड़े लोग होते हैं, वो सब जुटाते हैं। सपा ने भी जुटाया अखिलेश जी के नामांकन में, शिवपाल जी से भी कहा, डिम्पल जी भी गई, राम गोपाल जी भी गए, अब जितने हैं उतने ही ना जुटेंगे। कांग्रेस ने भी कहा कि गहलोत आप भी आओ, वेणुगोपाल आप भी आओ नॉमिनेशन में, जितने उतने ही तो लाओगे, जापान से और हांगकांग से तो लाओगे नहीं। वो मसला नहीं विवेक जी, मसला ये जब आप 15 दिन कैंप कर जा दो उतने बड़े नेताओं को, तो लगता है कि कहीं सीट आपके लिए फंस रही है। ठीक है ना, लोग आए, पर्चा भरवाया, चले गए, फोटो खिंचाई, अच्छी बात है। लेकिन अगर उतने बड़े 4-4, 6-6 बार के मुख्यमंत्री वहां कैंप कर रहे हैं, तो बड़ा आप अच्छा मान रहे हैं, तो मुझे इसमें बहस में नहीं पड़ना आपके साथ। मैंने सिर्फ तथ्य रेखांकित कर दिया कि तुलना नहीं हो सकती। नॉमिनेशन में सब अपने जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं मजबूत, उन सबको इकट्ठा करते हैं, छोटे से छोटा नेता भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अखिलेश जी ने भी किया, राहुल जी ने भी किया, रावत बाड्रा तक को इकट्ठा किया कि भाई चलो तुम भी चलो, जो जहां अच्छा है उसको दिखाओ। लड़के की बारात में आदमी सबको ही ले जाता है, अपने जो अच्छे कपड़े पहनते हैं उनसे कहता है चाचा चलो, तुम्हारे पास गर्म सूट है निकालो, बैठो बस में। आप तो जानते हो विवेक जी, कन्नौज के आदमी हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, आलोक पांडे जी, दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि अब तक 270 तो चौथे तक हो चुके, बड़ी समस्या है, क्या माना जाए भाई। उधर वाले भी कह रहे कि 270 हो चुके, अखिलेश जी नारा दे ही रहे कि 400 पार नहीं 400 हार, और भाजपा वाले भी कह रहे कि 270 तो हम कब के पा चुके यार, अब तो आगे के लिए जा रहे हैं 400 की ओर। आलोक जी, देखिए सर, इसमें तो आपकी बात कहूंगा कि कंठ में कितनी शक्ति है और पिछला परफॉर्मेंस क्या है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब मिली तो इतनी बड़ी बातें होती थी कि कागज में तो ऐसा लग रहा था कि जो मिले मुलायम काफी राम, हवा मोड़ गए जैसी राम वाला जो मुद्दा है। हालांकि वो बात आपने फिर एक्सपोज भी की थी कि उसके बातें पार्टी के रूप में आई थी, सरकार भले सपा बसपा की बन गई थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा के मिलने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी प्लस को 64 सीटें आई, बसपा का 20% प्लस वोट था। इस बार कांग्रेस का 2.25% वोट है। 80 कैसे कहने की हिम्मत पड़ रही? मुझे तो लगता है जबरन कहना शुरू कर दिया है। जब सब लोगों ने कहा कि तुम तो अपनी सीटें बताओ, तुम तो अपनी सीटें बताओ, तो उनका भैया बताए दे रहे हैं, हमारे ऊपर ही प्रश्न लगा रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि मीडिया ने, हमारे जैसे लोगों ने इंडिया अलायंस के मुंह में हाथ डाल के निकलवाया कितनी सीटें। बोले जब बोलना ही है तो 80 में 80 बोल दो। अब 5 सीटें सपा जीत के आई लोकसभा में 2019 में, अब कितना उछाल मारेगा? 10 नंबर लाने वाला बच्चा तैयारी करके 99 नहीं ला सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश भाई जो कह रहे हैं कि हम 80 में 80 जीतेंगे, वो थोड़ा सा वजन कम लगता है। विवेक जी, बात पर भरोसा तो पिछले रिकॉर्ड को देख के ही होता है, नहीं और तो कोई फार्मूला है ही नहीं। आदमी जब अपने गारंटर बनता है कहीं, तो बैंक कहती भाई कागज लाओ अपने,
ट्रैक्टर का, मकान का, खेत का, देखें आपके पास कितना माल बचता है, तब तो आपकी गारंटी माने। तो वैसे ही कोई दावा हम करते हैं तो हमें पिछला ही अपना प्रदर्शन देखना पड़ता है। ये बात फिर कैसे समझ में आए कि 400 भाजपा और भाजपा के सहयोगी 400 हार रहे हैं, इस ढंग का दावा कैसे समझ में आएगा? देखिए 400, एक बात मैं कहूंगा कि देखिए 400 हार की बात वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात आप देखिए कि प्रथम चरण के बाद से भाजपा ने भी 400 पार की बात नहीं करी। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव को परिणाम में जो भी देखा हो, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, उन्होंने प्रथम चरण के बाद 400 पार की बात तो उन्होंने खत्म कर दी बिल्कुल। अब आज भी देखिए मौर्य जी कह रहे हैं भाजपा की दृष्टि से 270 सीटें हमारी आ रही हैं चौथे चरण तक। जनता की दृष्टि से नहीं आ रही हैं। ना विवेक जी, आपने अर्ध सत्य बोला। केशव मौर्य ने कहा चौथे चरण तक भाजपा के पक्ष से 270 हम पा चुके, ये बोला है। अब बताइए। हाँ, मिसकोट नहीं करिए। लेकिन आज देखिए कि इसलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा का 4 चरणों तक बहुमत तक नहीं पहुंची थी। ये बात इसलिए कही जा रही है कि आज 5 चरण हो गए। 5 चरण होने के बाद में भी भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहीं पे भी अपनी बात नहीं कही कि हम आगे वाले अगर सत्ता में आते हैं तो हमारा मैनिफेस्टो ये है और हम ये करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात करते रहे, वो भी उन बुंदियों पे करते रहे। विवेक जी मैनिफेस्टो पर आज नहीं जाएंगे। विवेक जी मैनिफेस्टो पर आज नहीं जाएंगे। ठीक, विवेक जी मैनिफेस्टो पर नहीं जाएंगे। मैं इतना आज मैनिफेस्टो पे जाऊंगा तो मैं दर्शकों के साथ अन्याय करूंगा। मैनिफेस्टो की बात बहुत पुरानी होगी मित्र, अब नहीं, अब नहीं। ठीक है, आगे बात, आगे विवेक भाई आ गई, अब रुकना होगा। मैं कीर्तिनिधि पांडे के पास चलूं, उससे पहले 2 बातें फिर तथ्य दुरुस्त कर दूं, क्योंकि जनता तथ्य मेरे से अपेक्षा करती है कि तथ्य ईमानदार रहे। विवेक जी ने कहा कि बड़े नेताओं ने भाजपा के 400 पार बोलना बंद कर दिया पहले चरण के बाद से। प्रधानमंत्री ने अब तक 17 इंटरव्यू दिए हैं और 17 इंटरव्यू में, आज भी एक लेटेस्ट दिया है इंटरव्यू, 17 इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराया है। कोई शक नहीं, बिना शक 100% 400 पार, आज भी दोहराया है उन्होंने। इसलिए ये कहना, इसीलिए मैं कहता हूं अर्ध सत्य पर मत खेलो। आज के समय में कोई बात छुप सकती है क्या? वो आज भी कह रहे 400 पार है। अब प्रधानमंत्री कह रहे तो आलोक वर्मा ने नहीं कहा तो मुद्दा बनाएंगे क्या? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना। कहा उनने कहा कि हम अपने में कोई तरमीम कर रहे हैं, कोई फेरबदल कर रहे हैं विवेक जी? ना। कीर्तिनिधि पांडे जी, 2019 का चुनाव जो था उसमें बीएसपी से अलायंस था, अजीत सिंह आपके साथ थे, वो छोड़ भी दीजिए। तो समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 12% था उत्तर प्रदेश में। 40 के करीब लड़े थे और उसमें से 5 जीते थे, तो 12% के आसपास मान लीजिए स्ट्राइक रेट। नहीं कीर्तिनिधि जी? देखिए अमिताभ जी, जो बात मैं तो समझ रहा था कि आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं जी। जो बात आलोक जी कर रहे थे कि पिछला परफॉर्मेंस के आधार पे ही तय होता कि कौन कितना सीट जीते। राजनीति परिवर्तन का नाम, और परिवर्तन लगातार होते रहे। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज इस देश के अंदर राजनीति में चुनाव हारे हैं और बहुत कमजोर लोग भी चुनाव जीते हैं लोकतंत्र। इसलिए परिवर्तन की जो आंधी है, उस परिवर्तन के सहारे समाजवादी पार्टी इस बात का दावा कर रही है, क्योंकि जो तमाम इशूज है, हम उसी इशूज पे आज भी कायम हैं। हमारे नेता उसी इशूज पे अपनी पूरी वक्तव्य को दे रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये कहना कि पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं थी इसलिए इस बार भी अच्छा। हम 2017 में अगर हमारे पास 47 सीट था तो 22 में 111 सीट हमारे पास। 47 के आधार पर आप कह नहीं सकते साहब आगे कैसे बढ़ जाएंगे, ज्यादा सीट कैसे जीत जाएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार में रही है, वो सत्ता से बेदखल हो गई।